बंगाल में एक हंसोड़ आदमी हुआ, गोपाल भांड। उसके संबंध में बड़ी प्यारी कहानियां हैं। एक कहानी तो अति मधुर है। वह जिस नवाब के दरबार में लोगों को हंसाने का काम करता था, दरबारी उससे बड़े नाराज थे, क्योंकि वह सम्राट को धीरे धीरे बहुत प्यारा हो गया था। जो हंसी ले आए जीवन में, वह अगर प्यारा न हो जाए तो और क्या हो। उसके पास बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी, इसलिए ईर्ष्या भी स्वाभाविक थी। उसे हराने की वे बड़ी सोच करते थे, लेकिन कुछ उपाय न खोज पाते थे। आखिर एक दिन कोई उपाय न देखकर उन्होंने गोपाल भीड़ को पकड़ लिया और कहा कि आज तो तुझे राज बनाना पड़ेगा कि तेरी प्रतिभा का राज क्या है। गांव में ऐसी अफवाह है कि तेरे पास सुखदामनी है। तूने कुछ सिद्धि कर ली है और तुझे सुखदा नाम की मणि मिल गई है, जिसकी वजह से न केवल तू सुख में रहता है, तू दूसरों को भी सुखी करता है, और यही तेरे चमत्कार का और तेरे प्रभाव का राज है। वह सुखदामनी हमें दे दे, अन्यथा ठीक न होगा। दरबारी उसकी मारपीट भी करने लगे। उसने कहा कि ठहरो, तुम ठीक कहते हो। अफवाह सच है। सुखदामनी मेरे पास है, लेकिन कोई चुरा न ले, कोई छीन न ले, इसलिए मैंने उसे जंगल में गड़ा दिया है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम खोद लो। पूर्णिमा की रात वह सब दरबारियों को लेकर जंगल में गया। एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वे पूछने लगे, बोलो, कहाँ गड़ाई है? उसने कहा कि अब तुम खोज लो जगह। सूत्र यह है कि जिस जगह पर खड़े होने से चांद तुम्हारे सिर पर चमकता हो, उसी जगह गड़ी है। वे दरबारी भागे, खोजने लगे स्थान, लेकिन जो दरबारी जहां खड़ा हुआ, पूर्णिमा का चांद था, ठीक सिर के ऊपर था। वह सभी स्थानों पर सिर के ऊपर था, तो वे जगह जगह खोदने लगे। रात भर खोदते रहे, कई जगह खोदा, और गोपाल भांड वृक्ष के नीचे आराम से सोया रहा। सुबह उन्होंने उससे कहा कि तुम धोखा दे रहे हो। हमने सारा स्थान खोद डाला वृक्ष के आस पास। रात भर हम थक गए खोद खोद कर। वह सुखदामनी का कोई पता नहीं। गोपाल भांड हंसने लगा। उसने कहा, मैंने कहा था कि जहां सिर पर चांद चमकता है, वहीं सुखदामनी गड़ी है। वह तुम्हारी खोपड़ी में गड़ी है, कोई जमीन में थोड़े ही गड़ी है। वह तुम्हारे सिर में है। वह तुम्हारे चैतन्य में है। वह तुम्हारे साक्षी में है। जो साक्षी हो जाता, वह सुखी हो जाता। महाराज कृष्णचंद्र राय के दरबार में स्थान पाने के बाद गोपाल भांड की प्रसिद्धि कृष्णनगर में फैल गई। उससे मिलने के लिए प्रायः तरह तरह के लोग आने लगे। ऐसे लोगों में महत्वाकांक्षी भी होते और जिज्ञासु भी। उसे भी लोगों से मिलना जुलना पसंद था। लोगों से मिलने जुलने से नई जानकारियां उसे मिलती रहती थी। कभी कभी लोग उसे अपनी कोई समस्या भी बताते और वह उस समस्या का हल उन्हें सुझा देता। इस तरह उसकी प्रसिद्धि कृष्णनगर के बाहर भी पहुंचने लगी। महाराज कृष्णचंद्र तक भी उसकी प्रसिद्धि की चर्चा पहुंची। महाराज यह जानकर प्रसन्न हुए कि उनके दरबार का एक आदमी राज्य के बाहर भी अपने बुद्धि कौशल के कारण जाना जाता है।
एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद महाराज कृष्णचंद्र ने उससे अपने साथ भ्रमण के लिए चलने को कहा। इनकार का कोई कारण नहीं था। दोनों ही घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे घोड़ा दौड़ाते हुए कृष्णनगर के मुख्य मार्गों से गुजरते रहे। महाराज ने अचानक अपना घोड़ा कृष्णनगर से बाहर जाने की राह की ओर घुमा दिया। यह वही सड़क थी जो कृष्णनगर से मुर्शिदाबाद की ओर जाती थी। मुर्शिदाबाद से जुड़ी कई रोचक स्मृतियां महाराज कृष्णचंद्र के मस्तिष्क में थी और कई अविस्मरणीय स्मृतियां गोपाल भांड के मस्तिष्क में। चलते चलते दोनों कृष्णनगर के सीमांत क्षेत्र में प्रवेश कर गए। यहाँ मनोरम हरियाली थी, खुला वातावरण था, आकर्षक सरोवर था जिसमें कमल पुष्प खिले हुए थे। भीनी भीनी सुगंध के साथ मंथर समीर दोनों के दिलो दिमाग में ताजगी भर रहा था। सरोवर के पास ही एक छोटा सा मंदिर था जहां से वंशी की मधुर ध्वनि उन दोनों तक पहुंच रही थी। महाराज वंशी की धुन को सुनकर चकित रह गए। अरे, यह कैसी स्वप्निल अनुभूति से भर रहा हूं मैं। शायद यही प्रकृति का चमत्कार है। शाम ढल रही है। संपूर्ण आकाश रक्तवर्णी हो उठा है। चिड़िया चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रही है। डूबते सूरज की रक्तवर्णी किरणों से कमल दल रक्ताब हो रहे हैं, मानो प्रेमी के स्पर्श से किसी गोरी नवयौवना के मुखड़े पर शर्म की लाली दौड़ गई हो। ऐसे में यह वंशी की तान मंत्रमुग्ध से महाराज वहां की प्राकृतिक छटा निहारने में खोए रहे। सूर्यास्त के बाद शाम का रंग बदला। चारों ओर सुरमई अंधेरा फैलने लगा। गोपाल भांड ने देखा कि यदि महाराज इसी तरह अपनी तन्मयता में डूबे रहे तो रात गहरा जाएगी। इस सुनसान में देर तक रुके रहना उचित नहीं है। जंगल का सिलसिला 1-1.5 मील की दूरी पर आरंभ हो जाएगा। चोरोचचकों और जंगली जानवरों को निशाचर कहा गया है। रात गहराने पर उनकी ताकत बढ़ती है। क्या पता उनमें से कोई इधर का ही रुख कर ले। अभी गोपाल भांड महाराज को वापसी के लिए कहने की सोच ही रहा था कि वंशी की तान एक ऊंचाई तक जाकर समाप्त हो गई। महाराज की तंद्रा टूटी। बोले, ओह, संगीत में कितना रस है। मन शांत और बोझिल था, इसीलिए भ्रमण के लिए निकला था कि मेरी मानसिक शांति समाप्त हो जाए। अच्छा हुआ कि मैं इस ओर आ गया। मेरे राज्य में इतना अच्छा वंशी बजाने वाला कोई है, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं था। इधर नहीं आया होता तो यह ज्ञान कदापि नहीं होता। महाराज अभी भी संगीत की स्वरलहरियों में खोए हुए थे। उन्हें रात हो जाना भान कराने के उद्देश्य से तत्क्षण ही गोपाल भांड ने कहा, महाराज, सूरज डूब चुका है और रात गहरा रही है। अभी तो हम लोग कृष्णनगर की राह चले। रास्ते में बात भी होती रहेगी। महाराज की मानो चेतना लौटी। समय का भान हुआ। उन्होंने अपना घोड़ा मोड़ लिया और कृष्णनगर की ओर लौट पड़े। महाराज के घोड़े के बगल में गोपाल भांड भी अपना घोड़ा ले आया। महाराज ने उससे कहा, गोपाल, इस सुरम्य वातावरण में मंदमंथर समीर के साथ वंशी की सुरीली तान ने मुझे जैसे सम्मोहित कर लिया था। मैं अभी भी संगीत की उन लहरियों से अपनी शिराएं झंकृत होती अनुभव कर रहा हूँ। संगीत का ऐसा प्रभाव मैंने कभी नहीं जाना था।
हाँ महाराज, गोपाल ने कहा, मैं तो बचपन से ही संगीत प्रेमी रहा हूँ। आप जानते हैं महाराज, उस रमणीय स्थल पर गुरु देवहरि ने वह छोटा सा मंदिर बनवा रखा है। वे वहीं रहते हैं और कुछ शिष्यों को संगीत की शिक्षा देते हैं, परंपरागत संगीत की। वे वंशी बजा सकते हैं, तो वीणा और सितार भी। तबला, ढोल और मृदंग पर भी उनकी उंगलियां जादू का सा प्रभाव पैदा करती है। अरे, तुम पहले से इस स्थान के बारे में जानते हो? महाराज ने विस्मय से पूछा और घोड़े की लगाम खींच ली। घोड़ा हठात रुक गया। गोपाल ने कहा, हाँ महाराज, मैं बचपन से इस स्थान को जानता हूँ। मगर आपने घोड़ा क्यों रोक लिया? चलते रहिए। रात गहरा चुकी है और महल तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। महाराज ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा फिर मंद गति से चलने लगा। तो तुम बचपन से इस स्थान के बारे में जानते हो, मगर तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं।